न्यू लेजेंडरी टेलीस्कोप कमिंग सून। अभी कुछ महीनों में एक लेजेंडरी पावरफुल स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च होने वाला है। 1990 में नासा ने हबल स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च किया और पहली बार ह्यूमैनिटी ने यूनिवर्स को एक नए नजरिए से देखा। फिर 2021 में लॉन्च हुआ जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, जिसकी मदद से हम बिग बैंग के कुछ ही 100 मिलियन ईयर बाद ही बनी हुई गैलेक्सीज देख पाए। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ह्यूमंस द्वारा बनाया गया सबसे पावरफुल टेलीस्कोप है। तो फिर सवाल ये उठता है, जब हबल स्पेस में है और जेम्स वेब अपना काम कर रहा है तो नासा को तीसरा फ्लैगशिप टेलीस्कोप बनाने की जरूरत क्या पड़ी? और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि अगर जेम्स वेब दुनिया का सबसे पावरफुल टेलीस्कोप है तो क्या नासा उससे भी बेटर टेलीस्कोप बना रहा है? तो जवाब सिंपल है, नहीं। रोमन जेम्स वेब से ज्यादा पावरफुल नहीं, लेकिन ये एक ऐसा काम करेगा जो जेम्स वेब कभी नहीं कर सकता। यानी नैन्सी ग्रेस रोमन टेलीस्कोप जेम्स वेब के मुकाबले काफी अलग तरीके से काम करता है। लेकिन इस टेलीस्कोप को समझने से पहले हमें उस साइंटिस्ट की स्टोरी समझनी होगी जिसके बिना शायद हबल स्पेस टेलीस्कोप कभी एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता था। नैन्सी ग्रेस रोमन एक एस्ट्रोनॉमर नहीं थी, बल्कि नासा के एस्ट्रोनॉमी प्रोग्राम की फाउंडेशन रखने वाले लोगों में से एक थी। 1959 में जब नासा अभी नया नया बना था, तब उन्हें नासा की फर्स्ट चीफ ऑफ एस्ट्रोनॉमी अपॉइंट किया गया था। उस वक्त दुनिया के ऑलमोस्ट सारे पावरफुल टेलीस्कोप पृथ्वी पर थे। प्रॉब्लम ये थी कि अर्थ का एटमॉस्फेयर हमें हार्मफुल रेडिएशन से बचाता है, लेकिन एस्ट्रोनॉमर के लिए एक प्रॉब्लम है। एटमॉस्फेयर लाइट को कंटिन्यूअसली डिस्टर्ब करता है, जिस वजह से हमें स्टार्स ट्विंकल करते हुए दिखते हैं। लेकिन टेलीस्कोप के लिए ट्विंकलिंग एक्चुअली इमेज डिस्टॉर्शन होती है। इसी वजह से एस्ट्रोनॉमर्स का सपना था कि टेलीस्कोप को एटमॉस्फेयर के ऊपर स्पेस में भेजना। ये आइडिया सुनने में जितना सिंपल लगता है, लेकिन 1960 में ये बिल्कुल साइंस फिक्शन की तरह था। बहुत लोगों को लगता था कि इतना महंगा टेलीस्कोप अप्रूव ही नहीं होगा। लेकिन नैन्सी ग्रेस रोमन, जो उस समय एस्ट्रोनॉमी की चीफ थी, उन्होंने इस विजन को सपोर्ट किया, साइंटिफिक कम्युनिटी को ऑर्गेनाइज किया और फंडिंग एजेंसी को कन्विंस किया कि फ्यूचर एस्ट्रोनॉमी स्पेस टेलीस्कोप का होगा। इसी एफर्ट का रिजल्ट आज हबल स्पेस टेलीस्कोप है। और इसी कंट्रीब्यूशन की वजह से नासा ने 2020 में अपने नेक्स्ट जनरेशन फ्लैगशिप ऑब्जर्वेटरी का नाम नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप रखा। पहले इसी का नाम वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे टेलीस्कोप था। असल में रोमन एक नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रारेड स्पेस ऑब्जर्वेटरी है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ इसका मिरर नहीं, एक्चुअली रोमन का प्राइमरी मिरर 2.4 मीटर का है, एग्जैक्टली हबल के मिरर जितना। यानी अगर सिर्फ मिरर का साइज देखा जाए तो रोमन हबल से बड़ा टेलीस्कोप नहीं है। तो फिर नासा इसे रिवोल्यूशनरी क्यों कह रहा है? जवाब छुपा है इसके कैमराज में। रोमन का मेन इंस्ट्रूमेंट वाइड फील्ड इंस्ट्रूमेंट है। इस इंस्ट्रूमेंट में 18 स्टेट ऑफ आर्ट इंफ्रारेड डिटेक्टर्स लगे हुए हैं। हर डिटेक्टर अप्रोक्सीमेटली 4K into 4K पिक्सल का है। ये सारे डिटेक्टर लगभग 300 मेगापिक्सल का इमेजिंग सिस्टम बनाते हैं। रिजल्ट ये है कि रोमन एक ही ऑब्जर्वेशन में हबल के इंफ्रारेड कैमरा के कंपैरिजन में लगभग 100 टाइम लार्जर एरिया कैप्चर कर सकता है और इमेज शार्पनेस भी ऑलमोस्ट हबल के बराबर मेंटेन करता है। और यही कैपेबिलिटी रोमन को बाकी सभी स्पेस टेलीस्कोप से फंडामेंटली अलग बनाती है। अब तक सब इंप्रेसिव लग रहा है, लेकिन एक क्वेश्चन अभी भी बाकी है। जब जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ऑलरेडी दुनिया का सबसे पावरफुल टेलीस्कोप है, तो नासा को रोमन की जरूरत क्यों पड़ी? इसका आंसर समझने के लिए पहले हमें यह समझना होगा कि एस्ट्रोनॉमी में सिर्फ डीप देखना ही सब कुछ नहीं होता। इमेजिन करो आपके सामने एक पूरा जंगल है और आपको उस जंगल की पॉपुलेशन को स्टडी करना है। अगर आप सिर्फ एक पेड़ को बहुत ही डिटेल में ऑब्जर्व करना चाहते हैं और करते रहोगे तो आप उस पेड़ के बारे में सब कुछ जान जाओगे, लेकिन आप कभी भी ये समझ नहीं पाओगे कि पूरे जंगल में कितने पेड़ हैं, कौन सी जगह ज्यादा डेंस है और जंगल का ओवरऑल स्ट्रक्चर कैसा है। सो जेम्स वेब उस साइंटिस्ट की तरह है जो कि एक एक पेड़ को इनक्रेडिबल डिटेल में स्टडी करता है, और रोमन उस सैटेलाइट की तरह है जो पूरे जंगल का मैप बना देता है। और यूनिवर्स को समझने के लिए हमें दोनों की ही जरूरत पड़ती है। रोमन का सबसे इंपॉर्टेंट मिशन है डार्क एनर्जी को समझना। 1998 में साइंटिस्ट ने शॉकिंग डिस्कवरी की। उन्हें लगा था कि बिग बैंग के बाद यूनिवर्स की एक्सपेंशन ग्रेविटी की वजह से धीरे धीरे स्लो होगी, लेकिन ऑब्जर्वेशन ने बिल्कुल अपोजिट रिजल्ट दिया। यूनिवर्स स्लो नहीं हो रहा, बल्कि और तेजी से एक्सपेंड हो रहा है। ये डिस्कवरी इतनी अनएक्सपेक्टेड थी कि इस पर काम करने वाले साइंटिस्ट को 2011 में नोबेल प्राइज इन फिजिक्स मिला। लेकिन असली मिस्ट्री आज भी वही है, आखिर यूनिवर्स को पुश कौन कर रहा है? वैज्ञानिक इस अननोन डार्क फोर्स को डार्क एनर्जी कहते हैं, और आज के एस्टिमेट के हिसाब से यूनिवर्स के लगभग 68% हिस्सा इसी मिस्टीरियस डार्क एनर्जी से बना हुआ है। प्रॉब्लम ये है, हम इसे डायरेक्टली देख नहीं सकते, ना ये लाइट एमिट करती है ना ही रिफ्लेक्ट करती है। हम सिर्फ इसके इफेक्ट को ऑब्जर्व कर सकते हैं, और
इसी काम के लिए रोमन को डिजाइन किया गया है। रोमन अपने मिशन के द्वारा बिलियंस ऑफ गैलेक्सी को ऑब्जर्व करेगा, लेकिन सिर्फ फोटोज लेने के लिए नहीं, हर गैलेक्सी की पोजीशन, उसका डिस्टेंस और उसकी शेप केयरफुली मेजर करेगा। इन ऑब्जर्वेशंस के थ्रू साइंटिस्ट 3 पावरफुल टेक्निक यूज करेंगे। टाइप ला सुपरनोवा, जो यूनिवर्स का स्टैंडर्ड कैंडल्स माने जाते हैं। बैरियन ओकास्टिक ऑक्सीलेशन, जो यूनिवर्स की एक्सपेंशन हिस्ट्री को ट्रेस करने में हेल्प करती है। और वीक ग्रेविटेशनल लेंसिंग, जहां डिस्टेंस गैलेक्सी की शेप को डार्क मैटर और ग्रेविटी थोड़ा डिस्टोर्ट कर देते हैं। जब इन तीनों ऑब्जर्वेशन को कंबाइन किया जाएगा तो वैज्ञानिक डार्क एनर्जी के बिहेवियर को बहुत ही ज्यादा एक्यूरेसी के साथ मेजर कर पाएंगे। लेकिन रोमन सिर्फ गैलेक्सी ही नहीं देखेगा, ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेनेट हंटर भी होगा। अब तक नासा का फेमस प्लेनेट हंटिंग मिशन जैसे केपलर और टेस ज्यादातर ट्रांजिट मेथड यूज करते आए हैं, यानी जब कोई प्लेनेट अपने स्टार के सामने से गुजरता है तो स्टार की ब्राइटनेस थोड़ी कम हो जाती है। इसी ब्राइटनेस ड्रॉप इफेक्ट की वजह से नए ग्रह डिस्कवर किए जाते हैं। लेकिन इस मेथड की लिमिटेशन है, ये मोस्टली उन्हीं ग्रहों को डिटेक्ट कर पाता है जिनका ऑर्बिट हमारी लाइन ऑफ साइट के साथ परफेक्टली अलाइन हो और बहुत दूर या बहुत कोल्ड प्लेनेट इस टेक्निक से इजीली डिटेक्ट नहीं होते। रोमन एक कंप्लीटली डिफरेंट अप्रोच यूज करेगा जिसे ग्रेविटेशनल लेंसिंग कहा जाता है। आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी थ्योरी के अकॉर्डिंग मास स्पेस टाइम को बेंड करता है, और जब किसी फोरग्राउंड स्टार की ग्रेविटी उसके पीछे वाले स्टार की लाइट को बेंड करती है तो पीछे वाले स्टार की ब्राइटनेस कुछ वक्त के लिए इंक्रीज हो जाती है। इस इवेंट को ग्रेविटेशनल लेंसिंग कहा जाता है, यानी ग्रेविटी के द्वारा लाइट को बेंड करना। अब अगर उस फोरग्राउंड स्टार के पास कोई प्लेनेट भी हो तो वो ब्राइटनेस कर्व में एक और छोटा सा सिग्नल क्रिएट करेगा, और वही सिग्नल वैज्ञानिकों को बताता है कि वहां एक हिडन प्लेनेट मौजूद है। रोमन की सेंसिटिविटी इतनी हाई होगी कि ये सिर्फ जुपिटर साइज प्लेनेट नहीं बल्कि अर्थ मास प्लेनेट, मार्स साइज वर्ल्ड और शायद फ्री फ्लोटिंग रोग प्लेनेट को भी डिटेक्ट कर सकेगा जो किसी स्टार के अराउंड ऑर्बिट नहीं करते। वैज्ञानिक एस्टिमेट करते हैं कि रोमन अपने मिशन के दौरान थाउजेंड्स ऑफ न्यू एक्सोप्लैनेट को डिस्कवर करेगा, जिनमें से कई ऐसे होंगे कि किसी और टेलीस्कोप के द्वारा डिटेक्ट ही नहीं किए जा सकते। लेकिन रोमन के पास सिर्फ एक पावरफुल कैमरा नहीं, इसके अंदर ऐसी टेक्नोलॉजी है जो फ्यूचर एस्ट्रोनॉमी की डायरेक्शन बदल सकती है। इस टेक्नोलॉजी का नाम है कोरोनोग्राफ इंस्ट्रूमेंट। अब सोचिए, अगर दिन के टाइम आप आसमान में किसी टॉर्च की लाइट के बिल्कुल पास एक छोटा सा जुगनू देखना चाहो तो क्या वो दिखेगा? बिल्कुल नहीं। टॉर्च की लाइट इतनी ब्राइट होगी कि जुगनू की लाइट को कंप्लीटली हाइड कर देगी। एस्ट्रोनॉमी में भी बिल्कुल एग्जैक्टली यही प्रॉब्लम है। स्टार्स इतने ब्राइट होते हैं कि उनके आसपास घूम रहे प्लैनेट्स उनकी रोशनी में ऑलमोस्ट गायब हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम सोलर सिस्टम को कई लाइट ईयर्स दूर से देखें तो सूर्य पृथ्वी के मुकाबले 10 बिलियन टाइम ब्राइटर दिखेगा, यानी पृथ्वी को देखना पूरी तरीके से इम्पॉसिबल हो जाएगा। इसी प्रॉब्लम को सोल्व रोमन का कोरोनोग्राफ इंस्ट्रूमेंट करता है। ये इंस्ट्रूमेंट स्पेशली डिजाइन ऑप्टिकल मास और अल्ट्रा प्रिसाइज डिफॉर्मेबल मिरर यूज करता है जो स्टार की अनवांटेड लाइट को सप्रेस करते हैं। रिजल्ट, प्लेनेट की फेंट रिफ्लेक्शन लाइट पहली बार क्लियरली ऑब्जर्व होती है। ध्यान रहे, रोमन का कोरोनोग्राफ इसका प्राइमरी साइंस मिशन नहीं है। नासा इसे एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन के रूप में यूज करेगा, लेकिन अगर ये सक्सेसफुल होता है तो फ्यूचर टेलीस्कोप शायद पृथ्वी जैसे प्लैनेट्स की डायरेक्ट इमेज कैप्चर कर पाएंगे। अब तक आप ये समझ गए होंगे कि रोमन को जेम्स वेब का रिप्लेसमेंट कहना गलत होगा। एक्चुअली ये तीनों टेलीस्कोप अलग अलग साइंटिफिक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। हबल स्पेस का प्राइमरी मिरर 2.4 मीटर का है और ये मेनली विजिबल अल्ट्रावायलेट और नियर इंफ्रारेड लाइट को ऑब्जर्व करता है। इसी वजह से हबल ने हमें नेबुला, गैलेक्सीज, प्लेनेट की कुछ सबसे आइकॉनिक इमेज दी है। वहीं जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का मिरर 6.5 मीटर का है। हबल से लगभग 3 गुना ज्यादा लाइट कलेक्ट करता है। ये मेनली इंफ्रारेड वेवलेंथ में ऑब्जर्व करता है, जिसे डस्ट क्लाउड के पार देख सकता है, यूनिवर्स की सबसे पहली गैलेक्सी को स्टडी कर सकता है। लेकिन अब आता है रोमन का मिरर साइज हबल जितना है, लेकिन इसका वाइड फील्ड इंस्ट्रूमेंट उसे फंडामेंटली अलग बनाता है। जहां हबल या जेम्स वेब आसमान के एक छोटे से रीजन को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिटेल में ऑब्जर्व करते हैं, रोमन उसी टाइम में बहुत बड़े एरिया को सर्वे करेगा। एक सिंपल एनालॉजी से समझते हैं, हबल एक हाई क्वालिटी कैमरा है, जेम्स वेब एक एक्सट्रीमली पावरफुल टेलीस्कोप है जो बहुत दूर तक जूम कर सकता है, और रोमन एक सैटेलाइट मैपिंग सिस्टम की तरह है जो पहले पूरे यूनिवर्स को डिटेल सर्वे करेगा और फिर इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट को हबल और जेम्स वेब के लिए आइडेंटिफाई करेगा। यानी ये कॉम्पिटिटर्स नहीं बल्कि एक साइंटिफिक टीम है। रोमन पृथ्वी के ऑर्बिट में काम नहीं करेगा, इसका डेस्टिनेशन होगा सूर्य और पृथ्वी लैग्रेंज पॉइंट 2। ये पॉइंट पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है। इसी जगह जेम्स वेब भी काम कर रहा है। लैग्रेंज पॉइंट 2 की सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि यहाँ सूर्य और पृथ्वी और चंद्रमा ऑलमोस्ट एक ही डायरेक्शन में रहते हैं। इससे टेलीस्कोप को थर्मल स्टेबिलिटी मिलती है और उसके सेंसिटिव इंफ्रारेड इंस्ट्रूमेंट्स कंटिन्यूअसली ठंडा रखने में आसान होता है। रोमन भी इसी स्टेबल एनवायरनमेंट को यूज करके सालों तक अनइंटरप्टेड ऑब्जर्वेशन करेगा। रोमन स्पेस टेलीस्कोप की असेंबली और टेस्टिंग काफी हद तक कंप्लीट हो चुकी है। नासा का करंट प्लान है कि इसे फाल्कन हैवी रॉकेट के थ्रू मई 2027 से पहले लॉन्च किया जाएगा, और अभी करंट ट्रेंड के अनुसार इसे 30 अगस्त को लॉन्च किया जाएगा। लॉन्च के बाद टेलीस्कोप
अपनी जर्नी लैग्रेंज पॉइंट 2 की तरफ शुरू करेगा, जहां पहुंचने के बाद इसके मिरर्स, इंस्ट्रूमेंट और सिस्टम को केयरफुली कैलिब्रेट किया जाएगा। उसी के बाद एक ह्यूज मिशन शुरू होगा जिसमें बिलियंस ऑफ गैलेक्सी को ऑब्जर्व किया जाएगा और थाउजेंड ऑफ एक्सोप्लैनेट को डिस्कवर किया जाएगा और डार्क एनर्जी के नेचर को समझने में ह्यूमैनिटी को सबसे बड़ी कामयाबी मिलेगी। हब्बल ने हमें यूनिवर्स की खूबसूरती दिखाई, जेम्स वेब हमें यूनिवर्स का बचपन दिखा रहा है और नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप शायद हमें ये बताएगा कि यूनिवर्स वैसे बिहेव क्यों नहीं करता है जैसा आज हम देखते हैं। हो सकता है रोमन हमें डार्क एनर्जी के बारे में नए क्लूज दे, हो सकता है ये हजारों नए वर्ल्ड्स को डिस्कवर करे और हो सकता है कि इस टेलीस्कोप की टेक्नोलॉजी फ्यूचर में हमें अर्थ लाइक प्लेनेट की डायरेक्ट इमेज लेने में मदद करे।